वेव मोशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेव मोशन एंड साउंड के बारे में। चलिए सबसे पहले वेव मोशन क्या होता है देखते हैं। जो तरंगें होती हैं, वेव होती हैं, वो किसी माध्यम में उत्पन्न डिस्टर्बेंस का ऐसा पैटर्न है जो माध्यम के कणों के वास्तविक प्रवाह के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक निश्चित वेग से गति करती है और ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। इन विक्षोभों यानी कि इन डिस्टर्बेंस की जो गति होती है उसको वेव मोशन कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक वेव है। ये वेव क्या होती है, एक पैटर्न में एक डिस्टर्बेंस आ रही है, इस पैटर्न में ये जा रही है तो क्या हो जाएगी, वेव होगी। और वेव जब मोशन करेगी तो वेव मोशन कहलाएगी। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, वेव्स जो होती हैं इनकी डिस्टर्बेंस का ही एक पैटर्न होता है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। किसी माध्यम में तरंग संचरण की दिशा में माध्यम के कणों का उनकी माध्य स्थिति से किसी एक और अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे ये उसकी माध्य स्थिति, यहाँ से अधिकतम जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो किसी माध्यम में तरंग संचरण की जो दिशा होती है, इसमें माध्यम के कणों का उनकी जो माध्य स्थिति है उससे किसी एक और सबसे ज़्यादा जो विस्थापन हो जाएगा वो क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, इनको समझना। जब किसी माध्यम में तरंग का संचरण होता है तो एक सेकेंड में माध्यम के कण द्वारा किए गए कंपन की संख्या उस कण की आवृत्ति कहलाती है। यानी कि जो कण है वो एक सेकेंड में कितने बार कंपन कर रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी मतलब भी वही होता है, अपने काम को दोहराना। तो क्या कर रहा है, कंपन की संख्या जो है वो दोहरा रही है एक सेकेंड में, मतलब अपने आप को जितने बार वो रिपीट कर रही है वो उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। और इस आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। आगे है आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों के एक दोलन के समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक होता है सेकंड। तो जो आवर्तकाल होता है और फ्रिक्वेंसी होती है वो एक दूसरे के टी प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्ट नहीं होती, एंटी प्रोपोर्शनल होती है। तो फ्रिक्वेंसी के हमने क्या परिभाषा देखा था, एक सेकेंड में जितनी बार वो कंपन कर रहा है, नंबर ऑफ कंपन, वो क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो एक कंपन करने में जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है, उसका आवर्तकाल कहलाता है। यांत्रिक तरंगे। मैकेनिकल वेव्स, ऐसी तरंगे जिनके संचरण हेतु किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स, ऐसी तरंगे जिनके संचरण हेतु किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है ट्रांसवर्स वेव्स होती है और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव्स है वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे जिसको कहा जाता है। जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों में संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत सरल रेखीय गति करते हैं तो उन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रकाश तरंगे हो गई, भूकंपीय तरंगे हो गई, इनमें एस तरंगे पाई जाती, भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बस इतना याद रखना कि तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत यहाँ पर होती है। ठीक है, अब आगे अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। जब किसी माध्यम में तरंगों का संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही गति करते हैं,
मतलब यहाँ पे लंबवत नहीं होती, वहाँ पे क्या होती है, मान लो ये तरंग है और यहाँ पर तरंग के कण हैं, इन पे लंबवत हैं, तो ऐसे इसमें नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, किसी माध्यम में तरंगों का संचरण होने, माध्यम के कण, तरंग की गति, मान लीजिए माध्यम का कण और ये तरंग की गति है, तो ये इस तरीके से पैरेलल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग होगा। उदाहरण के लिए ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगों में एफ तरंगे, तो एस तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, जबकि भूकंप तरंगों में जो होती है वो पी तरंगे, वो क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है। और ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंग जो होती हैं उनमें प्रकाश तरंगे आती हैं। तो ये दोनों डिफरेंस पता चल गई। आगे हम साउंड वेव्स के बारे में देखते हैं। तो ध्वनि यांत्रिक तरंगों अर्थात अनुदैर्ध्य तरंगों का ही एक प्रकार है। जैसा हमने देखा, अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, और इसका एग्जाम्पल ध्वनि तरंगे। ठीक, इसलिए ध्वनि तरंगों को संचरण हेतु किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ये तरंगें ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में संचरित होती हैं। ठीक है, चलिए इतना ये भी जरूर याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ध्वनि तरंगें होती हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में संचरित होती है। अब श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे, ध्वनि तरंगों के ये 3 टाइप्स होते हैं। क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, देखते हैं। अब श्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक में क्या होता है, जिन अनुदैर्ध्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, अवश्रव्य तरंगे कहलाती है। समझ में, 20 हर्ट्ज से कम होगी तो वो क्या कहलाएंगी, अवश्रव्य तरंगे कहलाएगी। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन से जो तरंगें उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, अवश्रव्य तरंगे कहलाती है। नेक्स्ट है सोनिक तरंगे, सोनिक वेव्स, श्रव्य तरंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है उन तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाता है। और इन तरंगों की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। मनुष्यों और जानवरों, बांसुरी आदि द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ श्रव्य तरंगों के उदाहरण होते हैं। एग्जाम्पल को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स, वे अनुदैर्ध्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक होती है, पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता, जबकि कुछ जानवर जैसे कि बंदर, डॉल्फिन, मछली, बिल्ली, कुत्ते, चमगादड़ आदि पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इन तरंगों का उपयोग सोनार प्रणाली में समुद्री गहराई मापने में तथा जल के भीतर डूबी पनडुब्बियों का पता लगाने में किया जाता है। तो ठीक है, अब याद रखिएगा कि पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो सोनार, यहाँ पर सोनार का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। समुद्र गहराई मापने में तथा जल के भीतर कोई चीज़ डूब गई है, जो पनडुब्बी डूब गई है मान लो, तो उसको निकालने में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसको देखते हैं। जैसे लाउडनेस, प्रबलता। लाउडनेस क्या है, प्रबलता जो होती है ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके अनुरूप ध्वनि कान को धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है। इसे किस में मापा जाता है, इसे डेसिबल में मापा जाता है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और इसकी साउंड आपके कान तक पहुँच रही है, तो मैं अगर स्लो बोलूँगी तो ये साउंड आपके कान तक धीरे जाएगी, और जब कम जाएगी साउंड तो उसको क्या बोलेंगे आप कि मैम आपकी साउंड जो है डेसिबल में कम है, कम डेसिबल में आ रही है। और जैसे मैं लाउडली बोलना स्टार्ट कर दूँ, लाउडली मतलब प्रबलता बढ़ा के बोलना स्टार्ट कर दूँ, तो उसकी जो ध्वनि होगी वो तेज़ सुनाई देगी आपकी कान पर, तो आप क्या बोलेंगे, मैम आपकी जो साउंड है वो ज़्यादा आ रही है, यानी कि डेसिबल में वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो
लाउडनेस होती है, प्रबलता होती है, वो हमारे कान तक कितनी सुनाई दे रही है, वो उसकी माप होती है और उसको मापा जाता है। तो उसका जो यूनिट होता है किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। आई बात समझ। चलिए नेक्स्ट अब एक होता है पिच, तारत्व। तारत्व क्या होता है? तारत्व सांगीतिक स्वर का वह अभिलक्षण है जो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो जब भी आपसे पूछेगा कि जो पिच होती है, तारत्व होती है, किस पर डिपेंड करता है? फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, आप बताएंगे। ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, तारत्व क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। ठीक है। पिच क्या होता है समझ में आया? कि जिसकी बोलने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी ना, आप उसको क्या बोलेंगे कि आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। चपड़ 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 जो लोग ज़्यादा करते हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो आप क्या बोलेंगे? इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो तारत्व पिच जो होती, अब याद रहेगा किस पर निर्भर करती? फ्रिक्वेंसी पर करती है। ध्वनि की आवृत्ति और फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसका तारत्व उतना ही हुआ, क्योंकि उस पर वो निर्भर कर रहे हैं, डिपेंड है। नेक्स्ट है टिम्बर, गुड़ता। गुड़ता क्या होती है? इसको भी देखिए, गुड़ता भी एक सांगीतिक स्वर है और सांगीतिक स्वर का वह अभिलक्षण है जिसके कारण भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न समान तारत्व तथा समान प्रबलता वाली दो ध्वनियों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। अब आप तारत्व और प्रबलता के बारे में समझ गए हैं। तो फ्रिक्वेंसी, तारत्व मतलब फ्रिक्वेंसी कितनी ज़्यादा है और कितना ज़ोर से बोला जा रहा है। तो इसमें आप पहचानेंगे कैसे? मान लीजिए एक जगह पे गिटार बज रही है, एक जगह तबला बज रहा है और एक जगह पे और कुछ बज रहा है, तो दोनों सेम फ्रिक्वेंसी से बजा रहे हैं और सेम साउंड में बजा रहे हैं। तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बज रहा है, किधर बज रहा है? तो ये क्या होगी? उसकी गुणता से, कि जो गिटार बजती है वो अलग तरीके से साउंड देती है और जो तबला होती है वो अलग तरीके से साउंड देती है। तो उनकी आप गुणता के आधार पर उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि किधर क्या बज रहा है। यही क्या कहलाता है? टिम्बर या गुणता कहलाता है। आगे देखते हैं कि ध्वनि का स्रोत। मैंने आपको अभी बताया कि जो साउंड्स होती हैं उनकी तीव्रता को, उनकी जो लाउडनेस होती है उसको किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। तो वह हम वही देखेंगे कि कौन सी साउंड जो होती है कितने डेसिबल तक अपने साउंड को देती है, कितना डेसिबल तक, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, साधारण बातचीत की जो भाषा होती है, साधारण बातचीत की भाषा जो हम आपस में बातें करते हैं वो लगभग कितना डेसिबल तक का होता है? 30 to 40 डेसिबल तक का होता है। तेज़ बातचीत जो होती है, तेज़ बातचीत थोड़ा सा जैसे नॉर्मल बातचीत से, जैसे हम लड़ाई भड़ाई करते हैं तो उस समय हमारी जो साउंड होती है वो तेज़ हो जाती है ना। तो उस समय पर जो डेसिबल होती है वो कितनी होती है? 50 to 60 डेसिबल की हो जाती है। अब तेज संगीत और शोर जहाँ पर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा गाने का साउंड जैसे शादी वगैरह में कुछ फंक्शन में बजते हैं, तो वो संगीत हो गया, या ज़ोर ज़ोर से बातें करना, मतलब बहुत ज़्यादा शोर जहाँ पर मची हुई होती है, जैसे मार्केट वगैरह बहुत शोर वाली, तो वहाँ पर 80 dB से भी अधिक हो जाता है डेसिबल में तीव्रता। पेड़ जैसे कि सरसराहट की आवाज़ करते हैं, तो पेड़ की जो सरसराहट की आवाज़ होती है वो 10 से 20 dB तक की होती है। फिर सायरन, सायरन किसका? जैसे एम्बुलेंस का हो गया, और पुलिस की गाड़ियाँ जो होती है उसमें भी सायरन लगी होती है। तो उस सायरन की जो साउंड होती है वो कितनी की होती है पता है? बहुत ज़्यादा होती है, 110 से 120 डेसिबल की होती है। इसी तरीके से जेट विमान, जो जेट विमान होता है उसकी डेसिबल कितनी होती है? 140 से 150 dB तक की होती है। औद्योगिक यंत्र जो संयंत्र कारखाने होते हैं, इन कारखानों की जो साउंड्स होती है वो 100 और 120 dB होती है। यानी कि सोचिए, कारखानों से जितना साउंड आता है और एम्बुलेंस इनका जो साउंड होता है सायरन का, वो लगभग सेम है ना। ठीक है। और जेट विमान का सबसे ज़्यादा होता है 140 से 150 dB तक। तो इसको नॉर्मल याद रखना है। अब देखिए WHO क्या कहता है। WHO जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 dB डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। मतलब एक माइंड पीस के लिए जो डेसिबल होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए?
dB। 75 dB से अधिक तीव्रता की ध्वनियाँ मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। तो इस तरीके से इसको देखना है। ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड क्या है इसके बारे में देखते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। ठीक है, तो ध्वनि की चाल के लिए किसी न किसी माध्यम की होनी आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और उसके बाद गैस में होती है। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा। नेक्स्ट, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जब ध्वनि जो होती है एक माध्यम से, जैसे ठोस से द्रव में जाएगी, द्रव से गैस में जाएगी, या गैस से ठोस में जाएगी, या ठोस से गैस में आएगी, तब क्या होगा, ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य दोनों ही चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी जो आवृत्ति रहेगी वो आवृत्ति चेंज नहीं होगी। जैसे पहले वाले माध्यम में थी, दूसरे माध्यम में भी उसकी आवृत्ति सेम रहेगी। नेक्स्ट है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल जो है वो चाल जो होता है मीटर पर सेकेंड में उसकी यूनिट होती है, या किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। इसको देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर देखते हैं, एक साइड हमारा माध्यम दिया हुआ है और उस माध्यम में ध्वनि की चाल कितनी है वो उसके अदर साइड में दी गई है। तो एक माध्यम में ध्वनि, कौन से माध्यम, वायु में देखते हैं, तो वायु में ध्वनि की चाल कितना है 332 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना सेल्सियस पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर हम इसकी चाल को बता रहे हैं। दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1269 इसकी चाल है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है 260 है। एल्कोहल का कितना है 1213 है। जल का कितना है 1483 है। समुद्र जल का कितना है 1533 है। पारा का कितना है 1450 है। कांच का कितना है 5640 है। एल्युमिनियम का 6420 है और लोहे का 5130 है। सबसे ज़्यादा किसका है, एल्युमिनियम का है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, किस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। आगे देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वे तरंगे जो बिना किसी भौतिक माध्यम के निर्वात में भी संचरण कर सकती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का परास जो होता है 10⁻⁴ मीटर से 10⁸ मीटर तक होता है। इसी परास के मध्य विभिन्न तरंगें पाई जाती हैं। जितनी भी तरंगें होती हैं वो इसी रेंज में पाई जाती है। किस रेंज में, 10⁻⁴ से 10⁸ जो मीटर है इसी रेंज पर पाई जाती है। आगे देखिए, एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में हमें क्या जानकारी मिलेगी, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और उनकी खोज किसके द्वारा किया गया, उनकी परास क्या है, उनकी आवृत्ति क्या है, और फिर उनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। हम लोग इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखे, वरना बहुत छोटी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, चलिए। सबसे पहले कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे, गामा किरणें की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो गामा किरणें इसकी खोज हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा किया गया था। इसकी तरंग दैर्ध्य की जो परास है वो क्या है 10⁻⁴ से 10⁻10 मीटर है। इसको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा देख लीजिए, बाकी किसने इसकी खोज की है उसको याद रखना है। आवृत्ति कितना है 10⁻20 से 10⁻24 हर्ट्ज तक है। और इसकी उपयोग के बारे में बात करें कि गामा किरणों का यूज़ क्या है, तो इनकी वेधन क्षमता अधिक होती है। इसको याद रखिएगा, जो गामा किरणें होती हैं इनकी वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, इसका उपयोग होता है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। तो फिर ये नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में इसको किया जाता है। अब है एक्स किरणें। एक्स किरणें
डब्ल्यू सी राउंडचंद ने इसकी खोज की थी। 10⁻10 से 10⁻8 मीटर। और इसकी जो आवृत्ति है परास है वो कितना 10⁻18 से 10⁻16। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है इसका यूज़। किसका यूज़? एक्स किरणों की। इसकी खोज राउंडचंद ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें जोहान रिटर ने इसकी खोज की थी। किसने? जोहान रिटर ने। और फिर इसका यूज़ क्या है? जोहान रिटर ने तो इसकी खोज की थी सिंचाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में किसका उपयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट है दृश्य किरणें, विजिबल रेडिएशन। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था किसकी खोज? दृश्य किरणों, विजिबल रेस। इनकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती हैं। इनका यूज़ यही है कि यह उपस्थित होती हैं तभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेडिएशन, औरक्त विकिरण। औरक्त विकिरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था। विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया। और इसका यूज़ क्या है? ये किरणें उष्मीय विकिरण है। यह जिस वस्तु पर आपतित होती है उसका ताप बढ़ जाता है। और इसका उपयोग कोहरे में, फोटोग्राफी में, सिकाई में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी किया जाता है। जो हम टीवी के रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं ना, उसमें भी क्या पाया जाता है? औरक्त किरणें पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट रेडियो वेव्स, लघु रेडियो तरंगे। लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। इनका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, रडार एवं टेलीफोन में होता है। इनमें जो तरंगें होती हैं सूक्ष्म तरंगें कहलाती हैं। नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंगे। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसके दी की थी? मार्कोनी के द्वारा किया गया था। इसका उपयोग रेडियो एवं टेलीविज़न में होता है। तो इनकी सारी विकिरणें हमने देखे, विद्युत चुंबकीय तरंगों को, और इनका यूज़ हमने देख लिया। और किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी उसको भी हमने देख लिया। तो क्या सारी हमने थ्योरी देख ली है? अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ताकि कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर सकें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी माध्यम में तरंग संचरण की दशा में माध्यम के कणों का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगा? तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि माध्यम के जो कण होते हैं उनका सबसे अधिकतम मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसकी क्या कहलाती है? आंसर करिए। आयाम कहलाती है ना? ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आयाम। नेक्स्ट है आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकेंड में जो कण होते हैं वो कितना कंपन कर रहे हैं, नंबर ऑफ कंपन्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? फ्रिक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रिक्वेंसी की हर्ट्ज क्या होगी? सॉरी, फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होगी? हर्ट्ज होगी। ठीक है, ऑप्शन ए। यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम के किन गुणों के प्रभाव से होता है? यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम के किन गुणों के प्रभाव से होता है? तो वो हो जाएगा आपका जड़त्व और प्रत्यास्थता दोनों से ही होता है। तो क्या हो जाएगा? लास्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दो उत्तरोत्तर श्रृंग, श्रृंग को क्या कहा जाता है? सबसे क्रेस्ट, तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट हो गया, या फिर दो उत्तरोत्तर गर्त हो गए, गर्त को थ्रॉट्स कहा जाता है। सक्सेसिव थ्रॉट्स की मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, दो लगातार दो श्रृंग आ गए या लगातार दो गर्त आ गए तो इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा तरंग दैर्ध्य कहा जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यांत्रिक तरंगें, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स के बारे में देखिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो मैंने आपको बताया था अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे माध्यम की तरंग संचरण की
दिशा के लंबवत होती है, जबकि अनुदैर्ध्य क्या होता है, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा की ही दिशा में होती है, समानांतर होती है। अनुप्रस्थ तरंगें प्रकाश की आती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या आती है, ध्वनि की तरंगें आती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो दोनों ही प्रकार की होती हैं, वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों को मिलाने पर बनता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर डी होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों से बनता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। 4 आपको दी हुई है, इनमें से कौन सा सही है इसको चूज करना है। फर्स्ट क्या है, अनुप्रस्थ तरंगों के संचारित होने से माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है। दूसरा क्या दिया है, अनुदैर्ध्य तरंगें ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यमों से उत्पन्न हो सकती है। तीसरा क्या है, अनुप्रस्थ तरंगें श्रृंग तथा गर्तों के रूप में तथा अनुदैर्ध्य तरंगें संपीड़न और विरलन में संचरित होती है। ये 3 दिया हुआ है। अब देखिए क्या इसका आंसर सही है। तो देखिए यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगों के संचारित होने से माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है, ये बिल्कुल सही है। अनुदैर्ध्य तरंगें ठोस, द्रव तथा गैस तीनों ही प्रकार के माध्यमों से उत्पन्न हो सकती है। मैंने इसको वहाँ पर बोला ही भी था कि जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वो क्या होती है, ठोस, द्रव और गैस तीनों ही प्रकार के माध्यमों से उत्पन्न हो सकती है, तो ये भी सही हो गया। तीसरा क्या लिखा है कि अनुप्रस्थ तरंगें श्रृंगों तथा गर्तों के रूप में तथा अनुदैर्ध्य तरंगें संपीड़न और विरलन में संचरित करती हैं, ठीक। जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, प्रकाश तरंगें इसके एग्जाम्पल हैं, तो इसमें श्रृंग और गर्त के रूप में ये अपना गति करती हैं, जबकि जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वो संपीड़न और विरलन इसके थ्रू वो गति करती हैं। तो और उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अनुप्रस्थ तरंगे के उदाहरण कौन से हैं, बताइए अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण। तो जो प्रकाश तरंगें होती हैं भूकंप में एस तरंगें जो होती है, क्योंकि पी तरंग जो होती है वो अनुदैर्ध्य होती है, तो एस तरंगें होंगी, प्रकाश तरंगें होंगी और डोरी युक्त यंत्रों से उत्पन्न होती हैं, तो क्या हो जाएगा ऑल, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव क्या होती है, बताइए। तो किसी गैस में उत्पन्न जो ध्वनि तरंगे होती है वो किस प्रकार की होती है, तो वो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न होती है। चलिए, ध्वनि तरंगे कहाँ संचरण नहीं कर सकती, बताइए किस में ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर सकती है। तो देखिए यहाँ पर ध्वनि के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस ठोस भी है, तेल भी है, हाइड्रोजन भी है। निर्वात निर्वात में कोई भी माध्यम यहाँ पर नहीं है, तो निर्वात में ध्वनि की जो तरंगे हैं वो संचरण गति नहीं कर सकती, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है, आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी
0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती है? ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि तरंगे जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? अपश्रव्य होती है, श्रव्य होती है और पराश्रव्य होती है। ठीक है। अपश्रव्य में क्या होता है? जो फ्रिक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। श्रव्य होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। और पराश्रव्य जो होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक होती है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 20 हर्ट्ज से भी कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कौन सी हैं? अभी मैंने आपको बताया है। तो जो अपश्रव्य होते हैं वो 20 हर्ट्ज से भी कम की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी, भूस्खलन, उल्कापिंड से उत्पन्न तरंगे कौन से? मैंने आपको एग्जाम्पल में इनका जो है नाम बताया था। तो यहाँ पर देखिए, जो ज्वालामुखी होती है, भूस्खलन होती है, उल्कापिंड से भी कम तरंगें होती हैं किसमें? अपश्रव्य तरंगों में। अपश्रव्य तरंगे कौन सी है? ऑप्शन सी। श्रव्य तरंग, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य तरंगे इसमें हम आते हैं, हम इनको सुन सकते हैं। तो कितना को सुन सकते हैं हम? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कितना होता है? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक होती है। तो ऑप्शन सी, 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा, आगे देखिए ऑप्शन, तो देखिए पराश्रव्य तरंगे जो होती है वो नहीं सुनी जा सकती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पराश्रव्य तरंगों के लिए सत्य है? तो यहाँ पर पराश्रव्य तरंगों के लिए ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो कि राइट है, उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पराश्रव्य तरंगे क्या होती है? ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक हो। जैसे इन तरंगों की आवृत्तियाँ अधिक तथा तरंग दैर्ध्य कम होती है। इन तरंगों का उपयोग सोनार प्रणाली में किया जाता है। बंदर, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़ आदि इन तरंगों को सुन सकते हैं। इट मीन्स उपयुक्त सभी। पराश्रव्य तरंगों को सर्वप्रथम किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? पराश्रव्य तरंगों को सर्वप्रथम किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो वो हो जाएंगे गाल्टन ने। याद रखिएगा, गाल्टन ने सबसे पहले सीटी बजाकर पराश्रव्य तरंगों की उत्पत्ति की थी, ये उसको खोजा था। नेक्स्ट है, कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है?
कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? तो ये है अल्ट्रासोनिक वेव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त की जाने वाली जो तरंग है वो कौन सी है? अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त की जाने वाली जो तरंग है वो कौन सी है? तो वो है पराश्रव्य तरंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ध्वनि का वह लक्षण जिसे ध्वनि मंद या तीव्र सुनाई पड़ती है, कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए ध्वनि का वह लक्षण जिसे ध्वनि मंद या तीव्र सुनाई पड़ती है, कौन सी होती है? प्रबलता। मैंने आपको बताया ही था कि साउंड क्या है, कम या ज़्यादा सुनाई दी तो वह क्या कहलाती? उसकी प्रबलता कहलाती है। और इसको किस में मापा जाता है? डीबी में मापा जाता है, डेसिबल। नेक्स्ट है चमगादड़ लगभग कितनी आवृत्ति सुन सकता है? तो जो चमगादड़ होता है वो लगभग कितने तक की आवृत्ति को सुन सकता है? तो वो हो जाएगा 100 kHz। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसका मात्रक क्या है? तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसको किस में मापा जाता है? इसको मापा जाता है डेसिबल से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तो तारतम्य होता है, तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो जो साधारण बातचीत होती है उसकी तीव्रता होती है 30 से 40 dB की। ये पी नहीं है, बी है, डी बी। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो तरंग लंबाई सबसे अधिक किसकी होती है? तो वो होती है रेडियो तरंगों की। रेडियो तरंगों की तरंग लंबाई जो होती है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है। तो यहाँ पर देखिए पुरुषों की अपेक्षा जो महिलाएं होती हैं इनकी आवाज़ जो होती है अति तीक्ष्ण होती है। तो ये हो गया तीव्रता, ठीक है, तीव्रता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि कौन सी है? तो WHO के अनुसार मानव के लिए जो सबसे उपयुक्त ध्वनि है वो है 45 dB, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तब उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद में अंतर का कारण किया जा सकता है। मतलब उन दोनों में आपस में डिफरेंस क्या है, इसको कैसे फाइंड किया जाएगा। मैं इसका अच्छे से एग्जांपल देके आपको बताई थी कि कैसे इसमें डिफरेंस पता लगाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? उनकी गूढ़ता के आधार पर, ध्वनि की गूढ़ता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डेसिबल का नॉइस है तो उसकी प्रबलता स्तर किसके समान होगी? तो मैंने आपको बताया था कि जो सायरन होती है पुलिस और एम्बुलेंस में लगी होती है उसकी और कारखाने की 110 या 100 के आसपास होती है। तो
आपसे यही पूछा है तो हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी लगा देंगे। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है? निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है जो कि ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है? तो वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दाब का, प्रेशर का। प्रेशर का ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, ध्वनि तीव्रता की अधिकतम सीमा जो होती जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो कितनी सीमा होती है जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है? तो वो हो जाएगा आपका 95 dB। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम होती है 1/10 सेकेंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो आंसर हो जाएगा ठोस। ठोस माध्यम में जो ध्वनि होती है इसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में ध्वनि की चाल कौन से में सुमेलित है? मैंने आपको बताया था, इसका बताया भी था कि सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा बताया था 6/420, ये स्टील का, ये पीतल का। कांच का कितना होता है? कांच का कितना होता है? कांच का 5640, जो कि ये रॉन्ग है। अब देखिए ध्वनि की चाल का क्रम। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, ठोस में, फिर होती है लिक्विड में और सबसे कम होती है गैस में। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, 20 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो वो हो जाएगी लोहा। लोहा जो होगी इस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है। वायु, वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी? वायु में ध्वनि की चाल होती है 330 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों का मार्ग में बहुत किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने पूर्व माध्यम में वापस होने की परिघटना है। यानी कि ध्वनि तरंगों का मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने पूर्व माध्यम में वापस लौटने की जो परिघटना होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो वह है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन लौटकर पुनः आती है, वही क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के माध्यम न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो स्टेथोस्कोप है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? राडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है रेडियो तरंगों का अपवर्तन, रेडियो तरंगों के अपवर्तन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो जो सोनार होती है उसका यूज़ कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? तो जो सोनार होती है उसका यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? नौ संचालकों में। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मैक संख्या का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो जो मैक संख्या है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो देखिए, जितनी भी वायुयान है, मैक संख्या का प्रयोग वायुयान के वेग के संबंध में किया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अनुरणन कॉल तथा हॉल के आयतन मध्य संबंध प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर अनुरणन कॉल तथा हॉल के आयतन मध्य संबंध प्रतिस्थापित किया किसने? तो वह है सेबिन ने। ठीक है, सेबिन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी। जब ध्वनि तरंगें अवरोधों से टकराकर समाप्त नहीं होती और न ही वापस जाती है बल्कि मुड़कर आगे बढ़ जाती है, तो इसका कारण क्या है? तो जब ध्वनि तरंगें अवरोधों से टकराकर समाप्त नहीं होती और न ही वापस जाती है बल्कि मुड़कर आगे बढ़ जाती है, तो इसका जो कारण है मुड़कर आगे बढ़ना, ये क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। जैसे हमारी खिड़की में अगर बाहर बातें हो रही है तो बाहर की बात अंदर कैसे आ जाती? छोटी सी उसको जगह मिल जाती जिससे वो अंदर आ जाती है, तो वही क्या कहलाती? विवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट है, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट। वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग है। डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग है क्या है? वायुयान के वेग तथा स्थिति का अनुमान लगाना, ये भी है। पनडुब्बियों का वेग, ये भी है। आकाशगंगाओं की गति का अनुमान, ये भी है। यानी कि ये सभी डॉपलर प्रभाव के यूज़ हैं। इनमें इसका डॉपलर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है, समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तो तीक्ष्णता से बढ़ जाती है, ऐसी घटना क्या कहलाती है? तो आवृत्ति और तीक्ष्णता बढ़ती है जब रेलगाड़ी हमारे पास आती है। तो ये कौन सी घटना को बताता है? कौन सी घटना के कारण हमें ऐसा लगता है? तो इस घटना का नाम है डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तरंगें जो बिना किसी भौतिक माध्यम के निर्वात में संचरण कर सकती हैं। तो जहाँ पे कोई भी माध्यम ना हो फिर भी वो निर्वात में अपनी गति कर सकती है, संचरण कर सकती हैं, तो वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, तो इन विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो लगभग कितना होता है? तो वो होता है आपका
10⁻14 से 10⁻8 तक होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो यहाँ पर क्या है, ऐसा कौन सा है जिस एक प्रकार की तरंग है जिसका प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो वह है आपका औरक्त तरंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में गलत युग्म चुने। एक तरफ है विद्युत चुंबकीय तरंगे और दूसरी तरफ है खोजकर्ता। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही से मैच नहीं है उसको देखना है। तो मैंने सारे जिसकी इसकी खोज की गई थी मैंने बताया था। गामा किरणों का क्या बताया था? हेनरी बैकोरल, तो ये तो सही है। एक्स किरणें का बताया था रॉन्चर, ये भी सही है। परावैग्निक किरणों का कौन बताया था? रेटर, ये भी सही है। दृश्य किरणें का कौन बताया था? मैंने आइजैक न्यूटन, लेकिन यहाँ पर दिया विलियम हर्शल के द्वारा परावैग्निक किरणों की खोज की गई थी, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर का आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास कितना है? तो जो एफएम आप लोग भी अभी बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन पहले बहुत लोग सुना करते थे। तो उस समय जो आवृत्ति बैंड यूज़ होती थी वो कौन से रेंज में होती थी? तो ये है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य में होती थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन सी है? दूरसंचार के लिए जो प्रयुक्त तरंगे हैं वो है माइक्रोवेव तरंगे दूरसंचार के लिए प्रयुक्त है। नेक्स्ट है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग की जाने वाली जो तरंगे हैं कौन सी है? तो जो सीटी स्कैन होती है ना, सीटी स्कैन, इसमें एक्स किरणें यूज़ होती हैं, एक्स किरणें। नेक्स्ट है कॉस्मिक किरणें हैं, कौन सी है इसमें से? तो यहाँ पर जो आवेशित कण होते हैं, आवेशित कण, वो है कॉस्मिक किरणें, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तरंगें हैं। तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो तरंग हैं वो तरंग कौन सी है? एक्स किरणें हैं, ठीक है। और एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉन्चन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का यूज़ होता है? तो ये है औरक्त विकिरण का यूज़ होता है। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो वो होती है ध्वनि जो होती है वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए, निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो उपकरण यूज़ किया जाता है कौन सा है? वो है सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्यों? तो टेलीविज़न दर्शक जो होते हैं डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते। क्यों नहीं प्राप्त करते? क्योंकि यहाँ पर देखिए एंटीना छोटे होते हैं, ठीक है। एंटीना जो होते हैं छोटे होते हैं, जिस कारण सिग्नल प्राप्त नहीं कर पाते। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को आवेशित कर लेती हैं। वर्षा की बूंद रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को भी विचलित कर देती है। तीनों ही आंसर राइट है। इन तीनों ही के कारण वहाँ पर जो है सिग्नल नहीं मिलता है, ऑप्शन डी।